अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है एंकल फुट ऑर्थोसिस चैप्टर नंबर 3। एंकल फुट ऑर्थोसिस स्टैंड फॉर एफ फोर्स जो कि कंट्रोल करते हैं एंकल की और फुट की अलाइनमेंट और मोशन को एंड देयर बाय अफेक्ट द होल बॉडी। ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं, कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल, देखने में अच्छे लगते हैं, एनर्जी कोफिशिएंट भी होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सटेंसिव ब्रेसिंग। ठीक है, और इसके अलावा ये हमें सेम फंक्शनल कोड प्रोवाइड करते हैं जो कि हमें केएफओज और हायर ऑर्थोसिस से मिलते हैं। उसके बाद है प्लास्टिक एंकल फुट ऑर्थोसिस। ये इसमें हम प्लास्टिक यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास एक स्टैंडर्ड ऑर्थोसिस जिसमें पॉलीप्रोपाइलीन होता है जो कि उन पेशेंट्स में यूज़ किया जाएगा जिनको एंकल का कंट्रोल डेवलप करवाना हो। ठीक है, लाइट वेट होते हैं, मिनिमल मेंटेनेंस रिक्वायर होती है इनको। ठीक है, फॉर इंडिविजुअल हु नीड एंकल कंट्रोल एयरफोर्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक सच एज पॉलीप्रोपाइलीन एज स्टैंडर्ड ऑर्थोसिस दे आर लाइट वेट, रिक्वायर मिनिमल मेंटेनेंस। अब हमारे पास एंकल फुट ऑर्थोसिस का एक पोस्टीरियर होगा, एंटीरियर होगा और एक प्लांटर एस्पेक्ट होगा। जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होगा ना, काफ शेल, मतलब जो काफ शेल, इसको हम एयरफोर्स का के काफ शेल को कहेंगे। पोस्टीरियर एस्पेक्ट का जो बैक एस्पेक्ट होगा वो बैक ऑफ द लेग को कवर करेगा। इंटीरियरली उसके पास एक स्ट्रैप होगा जो कि लेग को सिक्योर करेगा, मतलब ऑर्थोसिस को उसके साथ कवर सिक्योर करके रखेगा कि ऑर्थोसिस कहीं डिस्प्लेस ना हो जाए, उतर ना जाए या डिस्प्लेस ना हो जाए। प्लांटर एस्पेक्ट पे क्या होगा, प्लांटर एस्पेक्ट कॉन्टैक्ट द सोल ऑफ द फुट, प्लांटर एस्पेक्ट सोल ऑफ द फुट के साथ कॉन्टैक्ट में होगा। और जो ऑर्थोटिक सिस्टम का जो इंटेग्रल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, वो शू ही होता है। ठीक है, शू हमारे पास एक बेस होती है। प्लास्टिक के एफोस इंक्लूड अ शू इंसर्ट। अब इसके अंदर प्लास्टिक के एफोस के अंदर हमारे पास एक शू इंसर्ट होगा। ठीक है, विच इज़ मेड अप ऑफ वॉट अ शू ऑफ अ स्पेसिफिक हील हाइट, जिसके अंदर हमें एक स्पेसिफिक हील हाइट चाहिए। अगर हमने उस स्पेसिफिक हाइट से ज़्यादा हील कर दी तो वो हमारे पास वियरर्स नी का मतलब है पहनने वाले की जो नी होगी वो अनस्टेबल हो जाएगी। और अगर हमने उस हील को बहुत लो कर दिया तो वो पेन डेवलप कर देगा पोप्लीटियल फोसा में। ठीक है, क्या कहा हमने कि जो हमने इंसर्ट डाला है शू में उसकी एक स्पेसिफिक हील होती है। अगर हमने उस हील को बहुत ज़्यादा कर दिया तो नी अनस्टेबल हो जाएगी। और अगर हमने उस स्पेसिफिक हील से हील को बहुत कम किया तो वो पेन डेवलप करेगा किधर, पोप्लीटियल फोसा में। ठीक है, उसके बाद क्या है कि NAFO इम्प्लाइज 3 पॉइंट प्रेशर सिस्टम ऑफ द लिम्फ। 3 पॉइंट प्रेशर सिस्टम करेगा। अब हम देखते हैं कि थ्री प्रेशर कहाँ से आएंगे। एंटीरियरली डायरेक्टेड फोर्स, यहाँ से देखते हैं। एक है हमारे पास एंटीरियर डायरेक्टेड फोर्स आएगी, मतलब 3 पॉइंट प्रेशर सिस्टम है ना, तो 1 2 3 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। एंटीरियरली डायरेक्टेड फोर्स एट काफ शेल पे आएगी, पोस्टीरियरली डायरेक्टेड फोर्स डोर्सम ऑफ द फुट और सुपीरियरली डायरेक्टेड फोर्स सोल और इंसर्ट पे। पिक्चर देख लेते हैं सेकंड पेज पे, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास एंटीरियरली डायरेक्टेड फोर्स, जो फोर्स हमारे पास पोस्टीरियरली आ रही है लेकिन ये एंटीरियरली लगेगी। एंटीरियरली डायरेक्टेड है ना, एंटीरियर की तरफ कर रही है, और ये हमारे पास पोस्टीरियरली कर रही है और ये भी हमारे पास एंटीरियरली कर रही है। एंटीरियर डायरेक्टेड फोर्स जहाँ पे, ये कहाँ पे है, काफ शेल्फ पे। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, डोर्सम ऑफ द फुट। ये डोर्सम ऑफ द फुट होता है और ये प्लांटर ऑफ द फुट। तो ये एक फोर्स आ गई डोर्सम ऑफ द फुट पे और एक आ गई प्लांटर ऑफ द फुट, यहाँ पे सोल ऑफ द फुट पे। ठीक है, ये हमारे पास इसकी प्रेशर फोर्स आ गई। यहाँ से देख लेते हैं, अप्लाइज 3 पॉइंट प्रेशर सिस्टम टू द लिम्फ। द करेक्टिंग एंटीरियर डायरेक्टेड फोर्स is located at the calf shell and it is opposed by a distal posteriorly directed force on the dorsum of the foot or from the two distal superiorly directed force applied by the sole of the foot. ठीक है, and insert the orthosis may careful by molding plastic on plaster model of the patient's lower leg. Draw a line on the plastic to indicate where the plastic will be cut. इस लाइन का क्या मतलब है कि हम ना एक पेशेंट की लोअर लेग जो होती है जहाँ पे हमने ऑर्थोसिस को प्लेस करना है, उसके लिए हम एक मॉडल बनाएंगे, प्लास्टर मॉडल, और इसके ऊपर प्लास्टिक की मोल्डिंग करेंगे और वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि जहाँ से हमने प्लास्टिक को कट करना है उसको कहते हैं ट्रिम लाइन। फिगर देख लेते हैं, फिगर 3.2। ये देखिए, ये हमने एक फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास जो पेशेंट था, ये हमारे पास उसकी लोअर लिम्ब थी, हमने उसका एक मॉडल बनाया, फिर हमने उस मॉडल के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोटिंग की। अब हमें उसका इस
लाइन में हमने डॉटेड लाइन में उसकी कटिंग करनी है उसके ऑर्थोसिस की। तो ये जो लाइन होगी ये हमारे पास ट्रिम लाइन होगी, मतलब हमने ट्रिमिंग किया है ना इस पोर्शन की, तो हमने इसको ट्रिम लाइन कह दिया ऑन अ प्लास्टर मॉडल, ठीक है। उसके बाद क्या है, और ये ट्रिम लाइन क्या करेगी, हाउ मच कंट्रोल द ऑर्थोसिस विल अप्लाई। अगर ये ट्रिम लाइन कम होगी तो कम कंट्रोल होगा, ट्रिम लाइन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा कंट्रोल होगा। तो हमने कहा ये डिटरमिन करेगा कंट्रोल ऑफ द ऑर्थोसिस पे। ट्रिम लाइन्स दैट लाई एंटीरियर टू द मेल्यूलाई, जो ट्रिम लाइन एंटीरियर टू द मेल्यूलाई होगी वो मोर रिजिड होगी, और जो पोस्टीरियरली होगी वो लेस रिजिड होगी, ठीक है। द कंट्रोल ऑफर्ड बाय ऑर्थोसिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टाइप, रिजिडिटी एंड प्लास्टिक। उन्होंने कहा एक ट्रिम लाइन है, अगर वो मेल्यूलाई के ऊपर है, मेल्यूलाई को भी कवर कर रही है मतलब, तो वो रिजिड ऑर्थोसिस आएगी, ठीक है। और अगर वो पोस्टीरियरली मेल्यूलाई का कवर नहीं करी तो वो लेस रिजिड होगी, ठीक है। और ऑर्थोसिस का कंट्रोल किस पे डेवलप कर रहा है, एक तो कंट्रोल ट्रिम लाइन पे, टाइप पे और रिजिडिटी पे। देन है हमारे पास पोस्टीरियर लीफ स्प्रिंग। पोस्टीरियर लीफ स्प्रिंग का मेन फंक्शन क्या है कि ये असिस्ट करवाता है डोर्सीफ्लेक्शन, ये डोर्सीफ्लेक्शन को असिस्ट करवाता है। तो ये हम उन पेशेंट को लेंगे जिनके अंदर वीक डोर्सीफ्लेक्शन है, तो हम ये असिस्ट करवा देगा। फॉर पेशेंट हु हैव वीक डोर्सीफ्लेक्शन AFO, posterior leaf spring AFOPLS is quite effective in preventing toe drag during swing phase और loading phase के अंदर foot slap। ये क्या करेगा कि जब हमारे पास स्विंग फेस होती है ना, जब हमारे पास फुट एयर में होता है तो टो ड्रैग ना करें, और अगर फुट लोडिंग रिस्पॉन्स में है मतलब स्टांस में है तो वो एक फुट स्लैप ना आए, उसको प्रिवेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, शू इंसर्ट होता है इसके अंदर, सिक्योर टू द फुट बाय शू अपर। एक शू इंसर्ट है जो कि अपर शू अपर के साथ सिक्योर है। अब ये जो इंसर्ट है ये हमारे पास वर्टिकली स्ट्रिप है, वर्टिकली मतलब ये ऊपर की तरफ जाता है हमारे पास लेग की तरफ, फॉर्मिंग काफ शेल बनाता है पोस्टीरियरली ट्रिम टू द मेल्यूलाई। मेल्यूलाई के पोस्टीरियरली ट्रिम है तो यहाँ पे हमने पढ़ा है लेस रिजिड होगा, ठीक है। और द प्रोक्सिमल ऑफ द काफ शेल इज proximal trimmed below the head of fibula and popliteal fossa। और पोस्टीरियरली काफ शेल पढ़ा कि वो कहाँ होगा, और एंटीरियरली स्ट्रैप होगा, जो कि हमने पहले भी पढ़ा कि एंटीरियरली स्ट्रैप के साथ सिक्योर होता है। अब ये देखो, ये हमारे पास ये इसकी बात किया उन्होंने कि जो प्रोक्सिमल होगा, प्रोक्सिमल हमारे पास ट्रिम्ड होगा हेड ऑफ फिबुला पे, बिलो द हेड ऑफ द फिबुला एंड पोप्लीटियल फोसा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे की तरफ क्या होती है फिबुला और पीछे पोप्लीटियल फोसा, तो पीछे पोप्लीटियल फोसा की तरफ ट्रिम्ड होगा और आगे को हेड ऑफ फिबुला पे, और आगे नीचे एंटीरियरली इसके ये स्ट्रैप होगा जो किसको करेगा। अब ये जो डिज़ाइन है इसका, ये इसको अलाउ करता है कि ये बेंड और रिकॉइल ड्यूरिंग गेट साइकिल, मतलब ये लेस रिजिड है ना, तो ये अलाउ करेगा बेंडिंग और रिकॉइलिंग को। अब ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से एक बार पढ़ लेते हैं कि जब हमारे पास एक गेट के डिफरेंट साइकिल्स होते हैं, स्टांस और स्विंग, ठीक है। और स्टांस के भी आगे से अर्ली स्टांस, मिड स्टांस, टर्मिनल स्टांस, प्री स्विंग, स्विंग, इस तरह से हमारे पास गेट की साइकिल्स होती हैं। तो ये जो ऑर्थोसिस है ये डिफरेंट वर्क करेगा ड्यूरिंग डिफरेंट गेट साइकिल्स। अगर जब हमारे पास अर्ली स्टांस होगा तो ये प्लांट रिफ्लेक्शन को असिस्ट करवाएगा या फिर अलाउ करेगा, ठीक है। मिड स्टांस में ये डोर्सीफ्लेक्शन को असिस्ट करेगा। उसके बाद जब प्री स्विंग आएगा तो दोबारा प्लांट रिफ्लेक्शन को असिस्ट करेगा, और ड्यूरिंग कंप्लीट स्विंग ये टो ड्रैग को प्रिवेंट करेगा, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा, प्रिवेंट टो ड्रैग इन स्विंग फेस एंड फुट स्लैप इन लोडिंग फेस जहाँ पर स्टांस फेस, ठीक है। तो इन न्यूट्रल और टो ड्रैग को प्रिवेंट किया। यहाँ से अब हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, द PLS अलाउ एंकल प्लांट रिफ्लेक्शन है। प्लांट रिफ्लेक्शन को जैसे यहाँ पे कहा अलाउ करेगा व्हेन द पेशेंट ट्रांसफर बॉडी वेट ऑन टू द ब्रेस्ट स्टांस लिम्ब ड्यूरिंग लोडिंग फेज। ये मतलब अर्ली स्टांस ड्यूरिंग लोडिंग, अभी लोडिंग हुई नहीं है, और स्टांस लिम्ब को क्या करेगा, प्लांट रिफ्लेक्शन में असिस्ट करवाएगा। अब लेग प्रोग्रेस्ड ओवर फिक्स्ड फुट ड्यूरिंग मिड स्टांस। अब मिड स्टांस की जब गेट आ गई है तो प्लास्टिक थोड़ा सा बेंड होगा और स्लाइड डोर्सीफ्लेक्शन को असिस्ट करेगा, ठीक है। अब हमने फुट राइजेस ऑफ द ग्राउंड मतलब अब प्री स्विंग फेज में आ गया है, ठीक है। द बॉडी वेट इज ट्रांसफर्ड इनटू द ऑपोजिट लिम्ब ड्यूरिंग प्री स्विंग, और AF फ्यू डिग्री की प्लांट रिफ्लेक्शन को दोबारा अलाउ करेगा।
और जब ओवरफ्लोडिंग ड्यूरिंग द स्विंग फेज PLS फंक्शन एज अ स्प्रिंग टू ब्रिंग द एंकल बैक टू न्यूट्रल पोजीशन और प्रिवेंटिंग प्रो ड्रायर। यही सब कुछ जो मैंने यहाँ पे बताया है कि किस फेज़ में क्या होगा, ये उन्होंने उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। यू कैन जस्ट सिंपली राइट इट इन योर ओन वर्ड्स अगर समझ आ जाए तो। अब PLS हैज़ नो मैकेनिकल एंकल जॉइंट, इसके पास एंकल जॉइंट नहीं है, ये ओपन होता है, ठीक है। पोस्टीरियरली ट्रिम्ड है, मतलब एंकल को जॉइंट को ट्रिम्ड नहीं करेगा। जैसे अगर हम ये पिक्चर देखें तो ये हमारे पास उसका स्ट्रैप है, ये हमारे पास उसका प्रोक्सिमल काफ शेल है और ये हमारे पास उसका सोल है। तो ये देखो यहाँ से ये मेल्यूलाई कवर नहीं होंगे, मेल्यूलाई कवर नहीं है तो एंकल जॉइंट को मैकेनिकल स्टेबिलिटी नहीं दे रहा, एंकल जॉइंट नहीं बना रहा। जब एंकल जॉइंट को स्टेबिलिटी नहीं देगा तो एंकल जॉइंट को मोशन करने देगा, अलाउ मोशन इन प्लेन्स, डिफरेंट प्लेन्स, ठीक है। Ankle motion is permitted by deformation coil of vertical plastic strap because this arrangement places the center of rotation of orthosis considerably behind the center of rotation of the talocarpional joint। अब ये क्या करेगा इस अरेंजमेंट की वजह से, किस अरेंजमेंट के मतलब वो एंकल को कवर नहीं कर रहा, ठीक है, और रिकॉइल भी करता है साथ, ठीक है। रिकॉइल मतलब अपने शेप को बेंड करने देता है लेस रिजिडिटी की वजह से। तो इसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा ना ऑर्थोसिस का, वो लाई करेगा बिहाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ टैलोक्रूरल जॉइंट, ठीक है। पिस्टनिंग ऑफ ऑर्थोसिस में आकर, पिस्टनिंग का मतलब हमारे पास होता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्थोसिस, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट प्लेसेस द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द ऑर्थोसिस कंसिडरेबली बिहाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ टैलोक्रूरल जॉइंट। पिस्टनिंग ऑफ द जॉइंट ऑर्थोसिस में आकर इस केस में हमारे पास जॉइंट वर्टिकली डिस्प्लेस भी हो सकता है। पेशेंट को सॉक्स पहनने के लिए हम देंगे ताकि स्किन और प्लास्टिक आपस में रब ना करें और एब्रेशंस ना हो। और उन पेशेंट को जिनको मोर कंट्रोल डेवलप करवाना है उनके अंदर प्लास्टिक कोरुगेंट भी हम लगा देंगे, मतलब उनकी एक मोर बैलेंस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। और अगर ये मटेरियल में क्रैक आ जाए, मतलब क्रीज्ड हो जाए, तो ये राइट एंकल डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगा और रिजिडिटी को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। इसके बाद डिस्टल काफ शेल व्हेन विद एन एक्स डिज़ाइन इम्प्लाइड्स प्रेशर ओवर द एक्लीज टेंडन। एक हमारे पास एक एक्स डिज़ाइन भी होता है काफ शेल का, तो अगर हम वो यूज़ करेंगे तो एक्लीज टेंडन के ये प्रेशर को एलिमिनेट करेगा। मिनिमल रेजिस्टेंस टू मीडियोलेटरल, मिनिमल रेजिस्टेंस मतलब मीडियोलेटरल मूवमेंट को करने दे रहा है, क्योंकि एंकल जॉइंट को तो उसने कवर ही नहीं करने दिया, इसलिए उसके ऊपर मूवमेंट अलाउ कर रहा है। देन कम्स स्पायरल एयरफोर्स। स्पायरल एयरफोर्स स्पायरल शेप के होंगे और पूरी लेग को इंसर्कल्स करेंगे, ठीक है। इनके पास एक शू इंसर्ट होता है और नैरो प्रोक्सिमल स्ट्रैप होता है, दैट इज़ मोल्डेबल 360 डिग्री को स्पायरल मतलब मोल्ड किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद स्पायरल लाइज फ्रॉम मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द इंसर्ट एंड रैप्स अराउंड द लंग्स एंड टर्मिनेट टू द मीडियल टिबियल कंडाइल। कहाँ से राइज होगा, कहाँ से टर्मिनेट होगा, ये हम देखते हैं। अब ये हमारे पास एक स्पायरल AF हुआ, इसने पूरी लेग को इंसर्कल करना है, ठीक है, क्योंकि ये राउंड पूरी लेग को ये कवर कर लेगी, ठीक है। इसके अंदर एक शू इंसर्ट होता है और एक नैरो प्रोक्सिमल स्ट्रिप, नैरो ये प्रोक्सिमल है ना ये लेग के, तो यहाँ पे एक स्ट्रिप होगी, ठीक है, जो कि एक 360 डिग्री को मोल्ड किया, जिसको 360 डिग्री मोल्ड करेंगे। अब ये जो स्पायरल है अराइज, ये अराइज है और ये टर्मिनेट्स है। अराइज कहाँ से होगा, मिडिल एस्पेक्ट ऑफ इंसर्ट, मिडिल एस्पेक्ट से इंसर्ट होगा, स्पायरल करेगा पूरी लेग को और मीडियल टिबियल कंडाइल पे जाके ये टर्मिनेट ख़त्म हो जाएगा, मीडियली ही जाएगा, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ इंसर्ट और मीडियल टिबियल कंडाइल। सेमी रिजिड प्लास्टिक अनकर्ल्स स्लाइटली ड्यूरिंग कर्ली स्टांस, ये भी लेस रिजिड है, ठीक है, और ये अनकर्ल्स भी हो सकता है। अनकर्ल्स है ना इसके स्पाइरल शेप, तो वो स्टांस वगैरह में हमारे पास अनकर्ल्स हो सकता है और मोशन को परमिट कर सकता है। परमिट सम एंकल फ्लेक्शन। अब जिस तरह हमने उसकी बात की थी फेजेस की, इसके भी हमारे पास फेजेस हैं, अर्ली स्टांस, मिड स्टांस और टर्मिनल स्टांस। सेम उसी तरह अर्ली स्टांस में जैसे वो प्लांटर फ्लेक्शन करवा रहा था कौन, पोस्टीरियर लीफ स्प्रिंग, इसी तरह ये भी प्लांटर फ्लेक्शन करवाएगा। प्री स्विंग में उसकी भी प्लांटर फ्लेक्शन होगी, प्री स्विंग में इसकी भी प्लांटर फ्लेक्शन होगी। लेकिन यहाँ मिड स्टांस में न्यूट्रल पोजीशन अलाउ करेगा और टर्मिनल स्टांस में ये हमारे पास डोर्सी फ्लेक्शन कराएगा। और जब हमारे पास स्विंग फेज आएगा तो सेम उसी तरह ट्रो ड्रैग को प्रिवेंट करेगा एज PLS। यहाँ से अगर हम थ्योरी पढ़ लें
तो स्पाइरल रिटर्न्स टू रिकॉइल करता है ना और अनकर्ल भी हो जाता है, तो कम्स टू न्यूट्रल पोजीशन इन मिड स्टांस में न्यूट्रल पोजीशन में आया और मिड स्टांस टू टर्मिनल स्टांस स्पाइरल कंप्रेसेस लाइक अ कोल्ड स्प्रिंग एज द डोर्सल एंकल डोर्सीफ्लेक्शन। ठीक है, टर्मिनल स्टांस में क्या हुई, डोर्सीफ्लेक्शन। हील राइज हुई प्री स्विंग में और दोबारा हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन होगी। स्विंग फेस आ गया है तो इसने क्या करना है, टो ड्रैग को प्रिवेंट करना है, सपोर्ट द शू फोरफुट देयर बाय प्रिवेंटिंग टो ड्रैग। स्पाइरल एफर्ट्स लाइट वेट होते हैं, स्ट्रीम लाइंड होते हैं, फास्टनर फ्री, मेक इट रिलेटिवली ईजी टू डन, पेशेंट आराम से इसको वियर कर सकता है। ठीक है, फिट स्नगलिंग कैन नॉट बी एडजस्टेड बाय वेयरर। ठीक है, द स्पाइरल एफो, ये देखो ये फिट स्नगली हो जाते हैं और बाद में एडजस्टेड नहीं कर पाते, बिल्कुल फिट हो जाते हैं इसलिए एडजस्ट नहीं कर पाते स्पाइरल एफर्ट्स को, और ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन केस ऑफ एडिमा और स्पास्टिसिटी। नीचे ऊपर लिखे उन्होंने एडिमा में नहीं दे सकते, स्पास्टिसिटी, इन दोनों में हम क्या नहीं दे सकते, स्पाइरल एफर्ट्स, क्योंकि ये एडजस्टेड नहीं हो सकते। एडिमा होगा, एडिमा ने कभी कम होना है कभी ज़्यादा होना है, तो कभी स्वेलिंग ज़्यादा होगी कम होगी, इन्होंने तो एडजस्टेबल होना नहीं है, तो इसलिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन दिस कंडीशन। ये तो थे स्पाइरल। अगर हम हेमी स्पाइरल की बात करें, स्पाइरल 360 डिग्री में मोल्ड हो रहे थे, ये 180 डिग्री में मोल्ड होंगे, वो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ फुट से शुरू हो रहे थे स्पाइरल। हेमी स्पाइरल हमारे पास लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फुट से शुरू होंगे। ठीक है, और ये टर्मिनेट वहीं करेंगे जहाँ पे वो उन्होंने किया था मीडियल टिपियल कॉन्डाइल पे। मोर डिजिट ऑफ पेस्पेरस कंडीशन है, तो इस केस में हमारे पास ज़्यादा बेहतर क्या रहेंगे, हेमी स्पाइरल ऑर्थोसिस एंकल ऑर्थोसिस। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड बात की, स्पास्टिसिटी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और वो जिनको कोग्निटिव प्रॉब्लम है या फिर एप्रेक्सिया है उनके लिए इनको पहनने के लिए असिस्टेंस रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, देन कम्स सॉलिड एंकल डिज़ाइंस। सॉलिड एंकल डिज़ाइन जो है ना, ये हमारे पास कोई भी मूवमेंट परमिट नहीं करेगा, ये कुछ भी नहीं करने देगा फुट को, ना प्लांटर फ्लेक्शन ना डोर्सी फ्लेक्शन, ना ही नी पे एक्सटेंशन होने देगा, ना ही नी पे फ्लेक्शन होने देगा, इन्वर्जन इवन हर चीज़ को जो है ना इसने रिजिस्ट करना है, अलाउ करने ही नहीं देना। इसलिए एंटीरियर टू मेलियोलाई है, मतलब मेलियोलाई को कवर करेगा, सराउंड करेगा एंकल को और प्रिवेंट करेगा हाइंड फुट के मूवमेंट्स को। कौन कौन सी मूवमेंट्स को, प्लांटर फ्लेक्शन, डोर्सी फ्लेक्शन, हाइपर एक्सटेंशन, इसके अलावा इन्वर्जन ईवर्जन को भी ये प्रिवेंट करेगा। ऐसे मेंटेन्स एंकल जॉइंट अलाइनमेंट इन पोजीशन पेशेंट लिम्ब वाज कॉस्ट, और ये उसी में जिस तरह लिम्ब को कास्ट किया गया था जो उसको मेंटेन करके रखेगा और एंकल की और मोशन को रेजिस्ट करेगा। और ये हम कहाँ यूज़ करेंगे, स्पास्टिसिटी और फ्लैसिडिटी के पेशेंट में। स्पास्टिसिटी में हम स्पाइरल यूज़ नहीं कर रहे थे, वहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड था, लेकिन वहाँ पे हम स्पास्टिक के पेशेंट में ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब स्पास्टिक पेशेंट को अपर मोटर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है उधर यूज़ कर सकते हैं। डज नॉट लेट प्लांटर फ्लेक्शन, फुट की इन्वर्जन भी नहीं होने देगा एज अ पार्ट ऑफ एक्सटेंसिव साइनर्जी ड्यूरिंग वेट बेडिंग। वेट बेडिंग के दौरान हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन भी होने होती है, इन्वर्जन भी नहीं होते, ये इन दोनों का नहीं होने देगा। और ये क्या करेगा, डोर्सी फ्लेक्शन को भी गार्ड करेगा, उसको भी नहीं होने देगा कि कहीं क्लोनस ना हो। क्लोनस हमारे पास एक रिफ्लेक्स है, पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स है, ये उसको भी प्रिवेंट करेगा। ऐसे ऑल्सो इंडिकेटेड मतलब हम फ्लैसिडिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। हाइपर एक्सटेंडेड नी को भी प्रिवेंट करेगा। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसके क्वाड्स वीक है, तो वो क्या करते हैं पेशेंट्स, वो हाइपर एक्सटेंडेड नी करते हैं, नी को हाइपर एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए हम ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये उसको प्रिवेंट करेगा। बाय फोर्सिंग द नी टू यील्ड इनटू हाइपर एक्सटेंशन। प्रोक्सिमल पोर्शन की बात करें अगर हम, एक इसका प्रोक्सिमल पोर्शन होगा और एक डिस्टल पोर्शन होगा। प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ द काफ शेल प्रोवाइड्स एंटीरियर इलेक्ट्रिक फोर्स नियर द नी टू रिस्ट्रेन हाइपर एक्सटेंशन। अगर हम इस लाइन को डायग्रामेटिकली देखेंगे, डिस्टल पोर्शन क्या कर रहा है, वो नी पे है और हाइपर एक्सटेंशन को प्रिवेंट कर रहा है, और डिस्टल पोर्शन हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन को प्रिवेंट कर रहा है। ये डायग्राम ये हमारे पास इसका प्रोक्सिमल एस्पेक्ट है और ये हमारे पास डिस्टल एस्पेक्ट है। प्रोक्सिमल एस्पेक्ट ने क्या किया हमारे पास कि उसको एंटीरियर डायरेक्टेड फोर्स दी ताकि ये नी पे होगा, ठीक है, और नी पे हमारे पास हाइपर एक्सटेंशन को नहीं होने देगा, और ये जो एंकल है ये सोल पे होगा, ठीक है, और प्लांटर और डोर्सी फ्लेक्शन को नहीं होने देगा। जहाँ पे हमारे पास इसके इतने नुकसान आते हैं कि ये हमारे पास कोई मूवमेंट ही नहीं अलाउ कर रहा, ना प्लांटर फ्लेक्शन ना डोर्सी फ्लेक्शन हाइपर एक्सटेंशन ये सब कुछ, वहाँ पे इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। ठीक है,
ये अल्टर करता है, इसका एक्शन अल्टर करता है जैसे बाकी सबका करता है, जैसे हम उधर उनका पढ़ के आए हैं। इसमें एर्ली स्टांस, मिड स्टांस और टर्मिनल स्टांस बाकियों से डिफरेंट है। इसमें एर्ली स्टांस में क्या होगा, इसने हाइपर फ्लेक्शन को नहीं होने देना, इट डिक्रीजेज द फ्लेक्शन एट द डी। मिड स्टांस में डोर्सिफ्लेक्शन को बिल्कुल रेजिस्ट करेगा और टर्मिनल में इस डोर्सिफ्लेक्शन को ज़्यादा करेगा। एक में उसने बिल्कुल रेजिस्ट ही कर दिया और एक में उसने डोर्सिफ्लेक्शन को इंक्रीज किया। थ्योरी से देख लें। ड्यूरिंग लोडिंग रिस्पॉन्स, ठीक है, द फुट नॉर्मली प्लांटर फ्लेक्सेस, फुट की प्लांटर फ्लेक्शन होगी, ठीक है, टू अचीव प्लांटर फुट्स विदाउट अनड्यू नी फ्लेक्शन। जब हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन होती है ना, उसके साथ हमारे पास नी पे फ्लेक्शन होती है, नी फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रिजिड फुट एंड एंकल अलाइनमेंट, ब्रेस्ड फुट कैन नॉट बी लोअर जेंटली टू द ग्राउंड टू अचीव फुट। जब हमने ये फुट ऑर्थोसिस पहना होगा ना, तो ब्रेस्ड फुट आराम से जेंटली नहीं हमारे पास ग्राउंड पे जाएगा, ठीक है। शू हैविंग द हील कैन कंप्रेस रेडिली ड्यूरिंग द स्टांस फेज, हील क्या करेगी, कंप्रेशन प्रोड्यूस करेगी और फ्लेक्शन एट द मूवमेंट को कम करेगी। यहाँ पे नी फ्लेक्शन हो रही थी ना, है ना, तो यहाँ पे आके उसने उसको कम किया, ठीक है। मिड स्टांस में क्या करवाना है, उसने डोर्सिफ्लेक्शन को बिल्कुल रेजिस्ट कराना है। एज द बॉडी वेट पासेस ओवर द फुट, ऑर्थोसिस रिस्ट्रिक्ट द यूजुअल डोर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट। उसके बाद बॉडी वेट प्रोग्रेसेस ओवर ए रिच फुट एंड एंकल, प्लेसेस मोर फ्लेक्शन स्ट्रेस ऑन नी एंड हिप। इधर उन्होंने क्या बताया है कि मिड स्टांस में हमारे पास डोर्सिफ्लेक्शन को रेजिस्ट करेगा। अब बॉडी वेट प्रोग्रेसिवली हम और गेट साइकिल में इंक्रीज़ करें तो हमारे पास फ्लेक्शन स्ट्रेस और नी और हिप पे ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि अनलेस द क्वाड्रिसेप्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जब तक क्वाड्रिसेप्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना, रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ लेग ओवर द इमोबाइल फुट कैन डिस्टेबलाइज द फुट, डिस्टेबलाइज द नी जॉइंट को कौन स्टेबलाइज करता है, क्वाड्रिसेप। क्वाड्रिसेप में स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो वो हमारे पास जब हम एक इमोबाइल फुट पे प्रेशर डालेंगे तो हमारी नी को डिस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि इतना उसके अंदर स्ट्रॉन्ग ही नहीं है वो। अब वो पेशेंट जिनके अंदर नी कोलैप्स को अवॉइड करना, मैनी पेशेंट्स अवॉइड रिस्क ऑफ नी कोलैप्स बाय शॉर्टनिंग। नी कोलैप्स ना हो जाए तो क्या करेंगे कि जो हमारे पास स्टेप की लेंथ होगी उसको कम करेंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट द ग्राउंड विद द फ्लैट फुट रखेंगे ग्राउंड पे आराम से वॉक करनी है, और एक्सटर्नली रोटेटेड हिप टू कॉन्टैक्ट द ग्राउंड ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फुट, और जो अपना वेट है वो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फुट पे प्लेस करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेट स्टांस जहाँ पे टर्मिनल स्टांस की कंडीशन आई, तो उसमें ये क्या करेगा, ऑल ऑफ दिस चेंजेस टू डिस्टेबलाइज द नी, डोर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट को इंक्रीज करेगा। ऑल दिस चेंजेस टू डिस्टेबलाइज नी को स्टेबलाइज कर सकती है। और रोकर सोल यहाँ पे जो हमने रोकर मैकेनिज्म पढ़ा है उसी का है, ये इससे रिलेटेड है कि रोकर सोल फैसिलिटेट लेग एडवांसमेंट ड्यूरिंग मिड स्टांस एंड टर्मिनल स्टांस, फैसिलिटेट करेगा लेग एडवांसमेंट को कि ताकि नी कोलैप्स ना हो। ये जैसे हमारे पास एक नॉर्मल है तो ये हमारे पास एक इस तरह से नी कोलैप्स की कंडीशन आ रही है, लेकिन यहाँ पे हमने एक रोकर सोल लगा दी है, ठीक है। उसके बाद बिकॉज इट लेक्स एंकल जॉइंट, इसके पास एंकल जॉइंट नहीं है। एयरफोर टेंड टू स्लाइड अप एंड डाउन ड्यूरिंग द लेग, अप एंड डाउन जाएगा मतलब अप एंड डाउन जाएगा मतलब हमारे पास रबिंग कोर्स कर सकता है। जब रबिंग कोर्स करेगा तो हमने कोई सॉक बना देनी है पेशेंट को ताकि एब्रेशंस ना हो। पिस्टन लाइक स्लाइडिंग मतलब वेयर एज मेकम बाय वॉकिंग विद शॉर्टर स्टेप एक्सटेंडेड रोटेटेड, जो कि हमने वहाँ पे कोलैप्स की है। पिस्टन लाइक स्टैंडिंग मतलब डिस्प्लेसमेंट ना हो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हम पिस्टन कहते हैं। कैन बी ट्रिम टू एक्सटेंड अबव द मेल्यूलाई, ठीक है। स्लाइट मोबिलिटी अराउंड द एंकल, सुपरामेल्यूलर डिजाइन फंक्शंस लाइक अ स्टडी बूट्स। ये हमारे पास है, ये सुपरामेल्यूलर एयरफोर्स जेन पे हमारे पास मेल्यूला है, कवर है। ये हमारे पास कैसे एक्ट करेंगे स्टडी बूट्स की तरह पे, ठीक है। उसके बाद सपोर्टिंग द एंकल इन ऑल प्लेन्स बाय परमानेंट स्लाइड टैलोकैनल मोशन को अलाउ करेंगे सिर्फ। एज इन केस विद एस सुपरामेल्यूलर एयरफे हैज़ नो मूविंग पार्ट, सो इट इज़ ड्यूरेबल और लाइट वेट।
देन है हमारे पास हिंज्ड एएफओस। हिंज एएफओ क्या करेगा, टू एनेबल एंकल मोशन वाइल मेंटेनिंग मोर मीडियोलेटरल कंट्रोल देन पीएलएस अफोर्ड। ये पीएलएस भी हमारे पास मीडियोलेटरल कंट्रोल दे रहा था ना, तो ये उससे ज़्यादा करेगा, ठीक है। और सम एएफओज इंक्लूडिंग, बाकी एएफओज के ज़्यादा ये मीडियोलेटरल कंट्रोल ज़्यादा देगा। अभी जो प्लास्टिक जॉइंट होते हैं और एक मेटल जॉइंट्स होते हैं, प्लास्टिक जॉइंट मेटल जॉइंट की निस्बत लाइटर होते हैं, मोर स्ट्रीमलाइन, लेस मेंटेनेंस और लेस ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है। दे आर मोर फ्रिक्वेंटली इन चिल्ड्रन ऑर्थोसिस। ये चिल्ड्रन ऑर्थोसिस में ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि जो यंग पेशेंट्स होते हैं उनका वेट भी लेस होता है और उनकी वो फोर्सेस भी लेस जनरेट करते हैं। उसके बाद है हिंज जॉइंट्स आर मैन्युफैक्चर टू परमिट अनरिस्ट्रिक्टेड मोशन। हिंज जॉइंट है ना, ये हमारे पास क्लीनली इमोबलाइज नहीं करेगा। जैसे ऐसे हमारे पास कुछ भी नहीं होने दे रहा था, ये हमारे पास परमिट करेगा, अलाउ करेगा अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट को या फिर फ्री मोशन को, ठीक है। प्लांटर फ्लैक्शन भी होने देगा और डोर्सी फ्लैक्शन भी होने देगा, ठीक है। पोस्टीरियर स्टॉप है एक हमारे पास और एक हमारे पास होता है इंटीरियर स्टॉप। पोस्टीरियर पी फॉर पोस्टीरियर, पी फॉर प्लांटर फ्लैक्शन। तो जब हम पोस्टीरियर स्टॉप लगा देंगे वो प्लांटर फ्लैक्शन को नहीं होने देगा, जब इंटीरियर स्टॉप लगा देंगे तो हमारे पास डोर्सी फ्लैक्शन को नहीं होने देगा। तो पोस्टीरियर स्टॉप विल रेजिस्ट प्लांटर फ्लैक्शन एंड इंटीरियर स्टॉप विल रेजिस्ट डोर्सी फ्लैक्शन। Design of a specific joint and orientation of the orthotic trim lines affect the wearer function। एक orthotic का डिज़ाइन और उसकी ओरिएंटेशन अफेक्ट करेगी कि wearer का फंक्शन कैसा होगा, जिसने पहना है वो फंक्शन कैसे करेगा प्लांटर विद रिगार्डिंग टू द मूवमेंट। और hinges on plastic एयरफोर्स शुड बी अलाइंड विद मेल्यूला के साथ अलाइन करने हैं एंड इन द फ्रंटल प्लेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमने इसको फ्रंटल प्लेन में और मेल्यूलाई के साथ अलाइन करना है। और अगर हमने इसको इस तरह से अलाइन ना किए तो मोल अलाइनमेंट हो जाएगी और मोल अलाइनमेंट कैन रिजल्ट इन एक्सेसिव पिस्टनिंग मोशन और एबनॉर्मल रोटेशन ऑफ लेग, ठीक है। तो वो मोल अलाइनमेंट की वजह से एबनॉर्मल रोटेशन और पिस्टनिंग मोशंस, डिस्प्लेसिंग मूवमेंट्स होंगी लेग पे ड्यूरिंग वेट ट्रेनिंग। हिंज ऑर्थोसिस प्रेजेंट डिसएडवांटेज फॉर सम पेशेंट, क्योंकि ये जो है ना टोन को भी इंक्रीज़ करेगा और क्लोनस को भी इंक्रीज़ करेगा। क्लोनस हमने ऐसे में भी पढ़ा कि हम नहीं चाहते कि वहाँ पे क्लोनस हो, तो वहाँ पे हमने एसओ लगा दिया। तो इसका डिसएडवांटेज है कि अगर हम ये लगाएंगे तो ये टोन को इंक्रीज़ कर सकता है और क्लोनस भी करवा सकता है अगर किसी पेशेंट में न्यूरोपैथीज चल रही हो। अब हिंज एयरफोर्स आर हैवियर एंड लेस ड्यूरेबल एंड बल्कियर देन एसे डिज़ाइन। अगर सॉलिड एंकल की बात करें तो ये उससे हैवी भी होते हैं और लेस ड्यूरेबल भी होते हैं और बल्कियर भी होते हैं। लेकिन मेटल की बात की जाए तो मेटल से लाइटर वेट और उससे लेस स्ट्रीमलाइन होंगे, ठीक है। इफ़ टॉक अबाउट गाइडलाइंस फॉर प्रिस्क्रिप्शंस, तो हमारे पास ये फॉलोइंग गाइडलाइंस हैं। इसमें हम क्या चाहते हैं कि प्लांटर फ्लैक्शन कंट्रोल डेवलप करवाना है ड्यूरिंग स्विंग फेज, प्लांटर फ्लैक्शन इन स्विंग फेज, डोर्सी फ्लैक्शन इन स्टांस फेज और मीडियोलेटरल कंट्रोल ड्यूरिंग बोथ स्टांस एंड स्विंग। स्विंग में क्या करवाना है, प्लांटर फ्लैक्शन कंट्रोल डेवलप करवाना है। तो वो हम किन किन चीज़ों से करवा सकते हैं। प्लांटर फ्लैक्शन को कंट्रोल करवाना है तो डोर्सी फ्लैक्शन करवा देंगे, ठीक है। AFO विद डोर्सी फ्लैक्शन स्प्रिंग असिस्ट, आइदर अ PLS, जिसमें हम PLS भी यूज़ कर सकते हैं, और मेटल कोल स्प्रिंग। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हम फ्लैक्शन स्टॉप, प्लांटर फ्लैक्शन स्टॉप दे देंगे। AFO विद प्लांटर फ्लैक्शन स्टॉप मतलब पोस्टीरियर स्टॉप। उसके बाद AFO विद AFO ऐसे जो है ना वो हम तीनों में यूज़ करेंगे, क्योंकि ऐसे तो कुछ भी नहीं होने देता सॉलिड एंकल फुट ऑर्थोसिस, तो वो हम तीनों में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद AFO विद हिंज्ड एंकल एंड अ प्लांटर फ्लैक्शन स्टॉप। हिंज्ड एंकल और यहाँ पर हमने सिर्फ प्लांटर फ्लैक्शन स्टॉप यूज़ किया था, अब हम उसके साथ हिंज स्टॉप भी लगा देंगे। डोर्सी फ्लैक्शन को कंट्रोल करना है सेम ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ पे हिंज जॉइंट एंड प्लांटर फ्लैक्शन स्टॉप लगाते हैं, यहाँ पे हम डोर्सी फ्लैक्शन स्टॉप लगा सकते हैं। यहाँ पे डोर्सी फ्लैक्शन स्टॉप और यहाँ पे प्लांटर फ्लैक्शन स्टॉप और यहाँ पे डोर्सी फ्लैक्शन स्टॉप। अब हमें मीडियोलेटरल कंट्रोल कराना है ड्यूरिंग बोथ स्टांस एंड स्विंग फेस। AFO ऐसे एंड AFO विद सॉलिड एंकल ऐसे एंड मीडियल फ्लैंज के साथ। स्पाइरल और हेमी स्पाइरल AFOs वेलगस और कंट्रोल स्ट्रैप विद AFO हैविंग अ स्ट्रिप अप एंड लेटरल अपलेट्स। ये सब हम यूज़ कर सकते हैं किन किन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ द गेट साइकिल्स।
यहाँ पे समरी में इंपॉर्टेंट बातें अगर हम देखें तो हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पीएलएस के बारे में, एस के बारे में पढ़ा है, हिंज्ड वगैरह और स्पाइरल के बारे में। पीएलएस असिस्ट डोर्सिफ्लेक्शन, एसए ने सारी रिस्ट्रिक्ट एंकल और फुट की सारी मोशंस को रिस्ट्रिक्ट करना है। हिंज्ड एसए ने सिर्फ हमारे पास सैजिटल मोशन में प्लांटर और डोर्सिफ्लेक्शन को असिस्ट करना है। स्पाइरल और हेमिस्पाइरल ऑर्थोसिस हमारे पास मॉडरेट कंट्रोल ऑफ फुट एंड एंकल मोशन का डेवलप करवाना है, ठीक है। और एडिमा डर्माटाइटिस में हम क्या यूज़ करते हैं, ये लेदर मेटल AFOs, ठीक है, मोर अप्रोप्रिएट बिकॉज दे कवर लेस स्किन। एडिमा और डर्माटाइटिस में हमें लेस स्किन कवर चाहिए, ठीक है। और ये एडजस्टेबल भी होते हैं। एडिमा में हमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है, एडजस्टमेंट, तो हम उसके अंदर लेदर मेटल AFOs यूज़ करते हैं ताकि हम उसको एडजस्ट भी कर सकें। उसके बाद है एक है हमारे पास पैटेलर टेंडन वेट बेरिंग ऑर्थोसिस। पैटेलर टेंडन वेट बेरिंग ऑर्थोसिस हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है लोअर लिम्ब की, ठीक है। स्ट्रेस ऑफ वेट बेरिंग कैन नॉट बी टॉलरेटेड, लोअर लिम्ब पे वजन ही नहीं लिया जा रहा, या फिर पेन और टिश्यू डैमेज है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों में हम पैटेलर टेंडन वेट बेरिंग ऑर्थोसिस को यूज़ कर सकते हैं। और ये पैथोलॉजी तीन कैटेगरी में लाया करती हैं, वो जो कि हमारे पास बोन को अफेक्ट करेंगी, वो जो कि एंकल एंड फुट जॉइंट को अफेक्ट करेंगे, और जो सॉफ्ट टिश्यूज़ को करेंगे। दोज अफेक्टिंग बोन, ठीक है, उनके अंदर हमारे पास डिलेड यूनियन, जो कि यूनियन नहीं हो रहा, या फिर उनका नॉन यूनियन फ्रैक्चर है। दोज अफेक्टिंग एंकल एंड फुट जॉइंट, इसमें ट्रोमेटिक आर्थराइटिस आ सकता है, और जो कि सॉफ्ट टिश्यूज़ को इन्वॉल्व करेंगे, जिसमें अल्सर, ट्रोमेटिक लॉस ऑफ हील पैड्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है।